साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहेस आप सबको। जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले अपन नोट डाउन करते हैं प्रॉब्लम। किसी व्यक्ति पर आरोप है मनी लॉन्ड्रिंग की, और ये आरोप है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग किया है बाय मिसयूजिंग द बैंकिंग चैनल एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और उसने कंसील किया है ओरिजिन ऑफ फंड को। तो ऐसे सिनेरियो में डिस्चार्ज पिटिशन का स्कोप क्या रहेगा, डिस्चार्ज मूव करें या नहीं करें, और अगर मूव करें तो किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखें। और ऐसी मिस्टेक्स जो बहुत कॉमन है, जो अक्सर हम करते हैं वाइल मूविंग द डिस्चार्ज पिटिशंस, वो क्या है, इस पर भी जो है आज हम चर्चा करने वाले। जजमेंट प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और जजमेंट डेट है 17 मार्च 2025। इसमें विस्तृत गाइडलाइंस जो है पारित की गई हैं व्हेनेवर यू आर गोइंग टू प्लान टू मूव फॉर डिस्चार्ज कंसर्निंग द पीएमएलए केसेस। क्लियर है? इस केस में क्या हुआ था कि डिस्चार्ज पिटिशन जो है तैयार करी आरोपी ने, इसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया। मामला जो है फिर हाई कोर्ट में गया, और हाई कोर्ट से व्यक्ति जो है हार गया। फिर ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब यहां से अपन नोट डाउन करना शुरू करते हैं। जब भी किसी मामले में ईडी कार्रवाई कर रही है तो डेफिनेटली वहां पर शुड ऑफेंस है। क्लियर है? क्योंकि जो ईडी है वो दर्ज करती है ईसीआईआर, पर इसके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है कि देयर मस्ट बी अ शुड ऑफेंस। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस केस के बेस को। तो यहाँ पर दो एफआईआर थी। एक थी एज पर सेक्शन 7, 11, 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, धारा 13 सब क्लॉज 2 ऑफ पीसी एक्ट, और दूसरी थी धारा 217, 409, 465, 467, 468, 471, 120 बी ऑफ आईपीसी। और जो कंसेंट चार्जशीट थी इसके कॉन्सिक्वेंस में दर्ज हुई ईसीआईआर, और फाइनली कंप्लेंट पेश करी कंसेंट 18 ने आफ्टर इन्वेस्टिगेशन बिफोर द स्पेशल कोर्ट। जो शेड्यूल ऑफेंसेस थे जो मैंने आपको लिखाए भी हैं, उनमें चार्जशीट जो है पेश हुई। एक में आरोपी को मिली एंटिसिपेटरी बेल, और एक में इसको मिली रेगुलर बेल। ठीक है जी, ये बेसिक फैक्ट जो है आपने नोट डाउन कर लिए। अक्यूज ने जो डिस्चार्ज पिटिशन सबमिट करी थी उसमें उसका कहना यह था कि मैंने कोई भी ऑफेंस जो है कमिट नहीं करा है। उसका कहना यह था कि जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वो जेन्युइन है, और मुझे गलत जो है फंसाया गया। क्लियर है? ये सामान्य कॉन्टेंशन है। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप जनरल में जो है कॉन्टेक्शंस को रखते हैं तो आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। सबसे पहले केस को पूरा रीड आउट करना है, और केस का नेक्टर निकालना है। केस क्या नटशेल में, जितना पिन पॉइंट अटक होगा उतना ही फायदा अपने को होने वाला है। तो यहाँ पर पिन पॉइंट केस क्या बनाया आरोपी ने कि जो ट्रांजेक्शंस हैं वो कंपनी के द्वारा किए गए, और जो कंपनी है उसमें उसकी पत्नी जो है वो पार्टनर है या डायरेक्टर है। इसके अलावा जो ट्रांजेक्शन है उसके खाते में, वो उन खातों में है जो कि यूएसए में है, और ये सभी अकाउंट जो है ओपन किए गए थे ड्यूरिंग द स्टडीज एट यूएसए। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि जो भी हवाला ट्रांजेक्शन हुए उसके बारे में कोई भी स्पष्टीकरण आरोपी नहीं दे पाया, और इसके अलावा जो कंसेंट ट्रांजेक्शन है उसका सोर्स क्या है उसके बारे में भी कोई भी स्पष्टीकरण जो है आरोपी नहीं दे पाया। एक बात ध्यान रखिएगा कि धारा 24 पीएमएलए के तहत जो है बर्डन है एसएससी पे। इसको प्रूव करना होगा कि ये जो एलिस ट्रांजेक्शन है दीज आर नॉट प्रोसीड ऑफ क्राइम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ये कहता है आरोपी कि मैंने कोई क्राइम नहीं किया है या ये प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है, तो बेसिक एम्फेसाइज किया कि आप सोर्स लेके आ जाओ। देखिए होता क्या है, कुछ लोग जो है आज भी पाल के बैठे हैं गलत फहमी कि मैंने मेरे खाते में डाल दिए 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 5 करोड़, तो मैं फंसूंगा नहीं क्योंकि पैसा जो है खातों में आ चुका है। ये गलत फहमी है। अगर आपसे इंक्वायरी एक बार आ गई, चाहे इनकम टैक्स की चाहे ईडी की, और आप सोर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, यू विल बी इन द हॉट ट्रबल। तो मेरा कहना है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं बैंक के अंदर, आपके पास प्रॉपर सोर्स होना चाहिए। अगर सोर्स नहीं है तो आप ही के लिए ट्रबल जो है होने वाला है। इस बात को नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई कंसर्न आरोपी को कि जो इस पर आरोप था कि जब ये कलेक्टर थे उनके टेना के दौरान इन्होंने लार्ज स्केल पर अलॉटमेंट कर दिए प्राइवेट कंपनीज को अपनी पावर को एक्सीड करते हुए, और जिस कारण से ऐसा माना गया बाय द एजेंसी कि इन्होंने ऑफेंस कमिट किया एज पर सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी। इसके अलावा लैंड उसको कन्वर्ट करने की जो है परमिशन दी गई, और जो कन्वर्जन के रेट थे उससे कम रेट में परमिशन दी गई। तो गवर्नमेंट को जो है पेक्यूनियरी लॉस हुआ, और जो प्राइवेट कंपनी थी उनको फायदा पहुंचाया गया। इसके अलावा कुछ इनके मोबाइल बिल थे जो पे कर दिए प्राइवेट कंपनी ने। इन सभी बातों का ये दे नहीं पाया स्पष्टीकरण। तो सामान्य आर्गुमेंट से क्या फायदा मिला मुझे आप बताओ। इसलिए कंप्लेंट को पूरा पढ़ो, केस ने करो नटशेल में, और उसके कॉन्टेक्स्ट में आपका क्या कहना है। क्योंकि देखो बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम मींस आपके पास एक सोर्स है, सोर्स जेन्युइन है। अगर सोर्स नहीं है और उसका सोर्स का जेन्युइननेस नहीं है, कोई भी आपको बचा ही नहीं पाएगा। क्लियर है बात? है तो इसलिए इस पॉइंट पर हिट करते हुए अपने को जो है आगे चलना है। तो कोर्ट ने कहा कि चूंकि यहाँ पर जो कंसर्न आरोपी है स्पेसिफिक कर नहीं पा रहा है कि किस प्रकार से ये सोर्स जो है जेन्युइन है, और उसका जो स्पष्टीकरण है वो किसी भी रूप में कंसिस्टेंट नहीं है, और किसी भी रूप में
जो प्रोसिक्यूशन का वर्जन है उसको डिस्कार्ड करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो कोर्ट ने पिटिशन को जो है डिसमिस कर दिया। इसलिए मेहरबानी करके जब भी आप डिस्चार्ज फाइल करो तो इस पॉइंट पे आपको होमवर्क करना है कि जो भी एलिगेशंस हैं रिगार्डिंग द प्रोसीड ऑफ क्राइम, उसके कॉन्टेक्स्ट में आपका स्पष्टीकरण क्या है रिगार्डिंग द जेन्युइननेस ऑफ द एलिस्ट फंड्स। अगर वो स्पष्टीकरण नहीं है, डिस्चार्ज मूव नहीं कर रहा है। क्लियर है बात ये? तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके लिए। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।